वेलकम टू विराट आयुष एकेडमी। आज हम करंट अफेयर्स के जिस सेक्शन को शुरू करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है करंट का, यानी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो आज हम अर्थव्यवस्था के मुद्दों से अपनी शुरुआत करेंगे और इसका पहला इशू है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई। देखो, जो पीएलआई है ये एक स्कीम है। ये पीएलआई स्कीम, पहले इसका मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। ये पीएलआई स्कीम इसलिए शुरू की गई है इंडिया में, ताकि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो निर्यात हैं, और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ यानी जो जो विनिर्माण की क्षमता है, यानी उत्पादन की जो क्षमता है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है जिसका नाम है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई। ये स्कीम जो है ये कंपनियों को एक इंसेंटिव देती है, और ये इंसेंटिव कैसे देगी? उन कंपनीज़ की सेल्स पर, जितनी सेल होगी उसके हिसाब से देगी। वैसे तो ये स्कीम जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी इंडिया में अपनी यूनिट सेट करने के लिए देना चाहती है योजना। यानी जो विदेशी कंपनीज़ हैं वो भारत में आएँ और अपनी जो प्लांट्स हैं उन्हें सेट करें, ये कंपनी उन्हें भी इनवाइट करती है। लेकिन फिर भी इस कंपनी का जो अधिक फोकस है वो घरेलू जो कंपनीज़ हैं उन पर अधिक है, घरेलू कंपनीज़ पर अधिक है। इसमें जो इंसेंटिव मिलेगा वो एक तरह से सब्सिडी के रूप में होगा। सब्सिडी यानी उपादान, यानी छूट के रूप में होगा। और इसमें कई सारे सेक्टर इसमें शामिल किए गए हैं जिनको पैसे दिए जाएंगे। तो जिस जिस सेक्टर को पैसे दिए जाएंगे उसमें जैसे फूड प्रोसेसिंग है, जैसे टेलीकॉम है, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल है यानी कपड़ा, स्पेशलाइज्ड स्टील है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सोलर पैनल बनाने वाले प्लांट्स हैं, वाइट गुड्स हैं जैसे कि एसी वगैरह। तो इनको ये सब इंसेंटिव मिलेंगे। तो बाकी इसके अब मेन पॉइंट आप देख लीजिए। तो इसका जो बजट रखा गया है 2020 की इस पीएलआई योजना का, एक तो ये सिर्फ अगले 5 साल के लिए है और 2 लाख करोड़ का बजट है। इस योजना के माध्यम से ये जो अमाउंट है ये 10 इम्पॉर्टेंट सेक्टर पर ये खर्च होगा, और ऑब्जेक्टिव वही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी इंडिया को एशिया का एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। तो प्रोडक्शन बेस्ड इसमें पैसे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ कुछ डेटा दिया गया है कि जो सेल बैटरी है, केमिस्ट्री जो सेल बैटरियाँ हैं, जो सेल बैटरियाँ 18,100 करोड़ है। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इतना इंसेंटिव है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इतना है, फार्मा कंपनीज़ के लिए इतना है, टेलीकॉम के लिए इतना है। तो इस तरीके से ये इंसेंटिव्स सब में दिए जाएंगे। वाइट गुड्स का मतलब है जैसे एसी, ये वाइट गुड्स में आता है। स्पेशलाइज किस्म की स्टील है जिसके लिए 6,322 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक फाइनेंस कमीशन तो है पंचायतों के लिए, आर्टिकल 243 में जिसका वर्णन है 243I में। दूसरा फाइनेंस कमीशन है म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, 243Y में इसको मेंशन किया गया है। और एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 280 में। ये जो फाइनेंस कमीशन है ये केंद्र द्वारा जो संग्रहित टैक्स हैं, जो कलेक्टेड टैक्स हैं, उनका एलोकेशन करने का फार्मूला बनाता है। तो अभी ये जो फाइनेंस कमीशन है ये 5 ईयर्स के लिए बनता है, स्थापित होता है, और इसकी स्थापना करते हैं राष्ट्रपति। तो अभी तक 14वां जो वित्त आयोग था ये चल रहा था। 14वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे श्री YV रेड्डी। अब 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्योंकि समाप्त होने हो गया था, तो इसलिए अब 15वां वित्त आयोग गठित किया गया है,
और जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं श्री NK सिंह। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है ये 2025-26 तक के पीरियड के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। तो इस NK सिंह की अध्यक्षता में बने इस फाइनेंस कमीशन ने कई सारी बातें बताई हैं। इससे पहले जो YV रेड्डी की अध्यक्षता में वित्त आयोग बना था, उस आयोग ने बताया था कि केंद्र द्वारा संग्रहित करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42% होगी। तो जो वर्तमान ये 15वां वित्त आयोग है, यानी जो श्री NK सिंह की अध्यक्षता में बना ये 15वां वित्त आयोग है, इसने ये धनराशि में 1% की कमी की है। इसने कहा है कि राज्यों की हिस्सेदारी 1% होगी, 41% होगी, यानी 1% कम होगी। अब ये 1% कम क्यों किया गया? देखिए, ये इसलिए कम किया गया क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन हुआ था 2019 में, एक लद्दाख का और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर का। तो इन दोनों के लिए इस 1% को यहाँ रखा गया, इसलिए अन्य राज्यों के लिए 41% की हिस्सेदारी रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है FDI से। FDI इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई कंपनी, कोई विदेशी कंपनी किसी देसी कंपनी में, इंडियन कंपनी में 10% या इससे ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदती है तो इस निवेश को FDI निवेश कहते हैं। ये इकोनॉमी में हम सब ने पढ़ा है। तो कोरोना पीरियड में जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी टॉपसी टर्वी स्थिति में थी, काफ़ी अपहेवल्स थे, काफ़ी उतार चढ़ाव था इकोनॉमी में, तो इन परिस्थितियों में इंडिया ने काफ़ी हैंडसम FDI को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो FDI इस पीरियड में आया वो ये देशों का एक चार्ट आप देख लें, सिंगापुर से आया 8.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। दूसरा स्थान अमेरिका का रहा FDI निवेश करने में, इतने अरब डॉलर। तीसरा कैमन आइलैंड एक कंट्री है, फिर मॉरिशस और नीदरलैंड। इस तरीके से 5 टॉप कंट्री हैं जहां से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया FDI के रूप में। भारत सरकार लगातार जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं यानी सरकारी बैंक हैं, उनकी संख्या लगातार कम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि केवल 4 बड़े विश्व स्तरीय बैंक हमें स्थापित करने हैं। तो फिलहाल जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनकी कुल संख्या 12 रह गई है। तो बैंकों को आपस में मिला दिया गया है, जिसे विलय कहा जा रहा है, यानी मर्जर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा बैंक किस बैंक में मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिन्हें आप देख लें कि जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको PNB के नाम से अब जाना जाएगा, इन्हें PNB में मर्ज किया गया। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है कैनरा बैंक में, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब मिल जाएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक का मर्जर किया गया इंडियन बैंक में। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में 12 बैंक सरकारी बैंक बचे हैं। कभी इनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। जो इंडेक्सेस हैं, हमारे एग्जामिनेशन में इंडेक्सेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। तो एक इंडेक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रहा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी HCI। इसने पहली बार अपनी रिपोर्ट दी है। देखो, जब भी इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा तो इंडेक्स से आने वाले क्वेश्चन में हमें 1-2 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। पहला तो ये कि इस इंडेक्स को बनाता कौन है, यानी कौन जारी करता है। दूसरा, इस इंडेक्स में पैरामीटर्स क्या रखे गए हैं, यानी इस इंडेक्स को बनाने के मानदंड क्या हैं, पैमाने क्या हैं, किन आधार पर ये बनता है। और तीसरा ये कि इसमें इस इंडेक्स के हिसाब से जो टॉप रैंक है अर्थात नंबर 1 स्थान वो किस देश का है और भारत का इसमें कौन सा स्थान है। ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडेक्स को पढ़ते समय और एग्ज़ाम के हिसाब से उसको मेंटेन करते समय। तो जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया और इसको जारी किया 2020 में। तो 174 देशों के लिए इसमें जो फैक्ट शामिल किए गए हैं, हेल्थ को शामिल किया गया और एजुकेशन को शामिल किया गया है। और 174 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है जिसमें इंडिया को 116 रैंक मिली है। इससे पहले जो इंडिया की रैंक थी वो 157 देशों में 115 थी। इंडिया के पड़ोसी देशों का सिनेरियो देख लीजिए, श्रीलंका का 71 है, नेपाल 109 है, यानी इंडिया से थोड़ा बेहतर है। पाकिस्तान इंडिया से नीचे है, भूटान इंडिया से नीचे है। चाइना इंडिया से काफ़ी बेहतर है, 45 प्लेस है। रशिया 41 है, ब्राज़ील
तो इसमें देखो मानव पूंजी किसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किसी भी देश के रहने वाले ह्यूमंस को कहते हैं, वो भी कैपिटल ही होती है, पूंजी ही होती है। तो इसमें जो क्या काउंट किया जाता है कि किसी देश में बच्चों के जीवित रहने की संभावना क्या है, हेल्थ पर और एजुकेशन पर उस देश का स्टेटस कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मानव पूंजी सूचकांक में इनकी गणना की जाती है। हम ये जानते हैं कि जो वैश्विक लेवल पर जो कारोबारी सुगमता सूचकांक बन रहा है, कारोबारी सुगमता सूचकांक, वहाँ से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि इसे कौन बनाता है, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हम जानते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक बनाता है, जिसमें देशों को रैंकिंग दी जाती है कि वो कारोबारी सरलता वहाँ कितनी है, कोई भी कारोबार अगर वहाँ आरंभ करना है तो कितनी सरलता से वो शुरू किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ईओडीबी में की जाती हैं। लेकिन अब क्या किया गया है, अब एक भारत में राज्यों के स्तर पर, स्टेट लेवल पर कारोबारी सुगमता सूचकांक की शुरुआत की गई है राज्य स्तर पर। तो इसमें जो शीर्ष स्थान मिला है, जिस राज्य का कारोबार शुरू करने में टॉप प्लेस है, वो आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के बाद त्रिपुरा इसमें लास्ट प्लेस पर है, 36वें स्थान पर है। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश की। देखो उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है, पहले उतनी बेहतर नहीं थी। यूपी के बारे में कहा जा रहा है कि यूपी ने इस राज्यों की जो कारोबारी सुगमता सूचकांक है या व्यापार सुधार की जो कार्य योजना है, इसका नाम है BARP। देश के अंदर इसका नाम BRAP रखा गया है, यानी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, ये है BRAP। तो यूपी ने 10 स्थान बेहतर की है अपनी पोजीशन को। तो यूपी नंबर 2 पर है और तेलंगाना नंबर 3 पर है। इसी तरह यूनियन टेरिटरीज़ में अगर देखें तो दिल्ली हमेशा की तरह फर्स्ट पर है और चंडीगढ़ लास्ट में है। तो इस तरीके से ये जो BRAP है, ये इसका स्टेटस और इसका डेटा है, इसे याद रखने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा डेटा है और इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो इकोनॉमी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी। देखो अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले, कि भारत में बेरोज़गारी को लेकर काफ़ी हंगामा रहा। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने देश को बेरोज़गारी के दलदल में धकेल दिया है और अभी तक की जो बेरोज़गारी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो जिन आंकड़ों का हवाला विपक्षी दल दे रहे थे, वो आंकड़े पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करता है। तो इसी के आंकड़ों के आधार पर ये तय होता है कि कितना बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की दर क्या है। तो ये जो आंकड़े जारी होते हैं, जो रिपोर्ट जारी होती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, ये जिस मंत्रालय के अंडर में जारी होती है वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके अंडर में ये आंकड़े जारी होते हैं जो बेरोज़गारी की दर को बताते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 18-19 में बेरोज़गारी की दर में कमी आई है। 17-18 में ये 6.1% थी, 18-19 में घटकर 5.8% बेरोज़गारी है इंडिया में। इसी तरह का और इसी में डेटा है, गांव का डेटा अलग है, शहर का अलग डेटा है। इसमें कहा गया है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर पुरुषों की जो बेरोज़गारी दर है वो 5.6% है और महिलाओं में 3.5% है, जबकि शहरों में जो बेरोज़गारी दर है पुरुषों में वो ज़्यादा है, 7.1 और महिलाओं में 9.1। तो इस तरह से देखो, जैसा मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि पिछले साल की जो PLFS की रिपोर्ट थी, उसी से पता चला था कि देश में जो बेरोज़गारी है वो 45 सालों के अपने टॉप लेवल पर थी। तो ये PLFS की रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में जारी की जाती है। एक और इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII। तो इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखो इनोवेशन किसे कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं कोई भी नया कुछ करना। तो इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है और इंडिया 48 प्लेस पर है। अब यहाँ देख लीजिए वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग क्या है। उससे पहले ये देख लें कि इसे बनाता कौन है। देखिए इसको बनाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी WIPO, और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल।
ये 3 ऑर्गन्स इसको बनाते हैं, याद रखने की आवश्यकता है। और इसमें स्विट्ज़रलैंड को टॉप प्लेस दिया गया है, फिर दूसरा स्वीडन को है, थर्ड यूएसए को, और इंडिया का प्लेस है 48। इंडिया का स्कोर है 35.59। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बनता है इसे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये बनाते हैं, और यूएनडीपी दोनों मिलकर बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये 3 पैमानों पर ये बनता है। पहला इसमें देखा जाता है शिक्षा का स्तर क्या है, दूसरा देखा जाता है स्वास्थ्य का स्तर क्या है, और तीसरा देखा जाता है जीवन की गुणवत्ता क्या है। 3 आधारों पर यह तैयार किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो वैश्विक बहुआयामी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपी जारी हुआ है, इस एमपीआई में ये बताया गया है कि भारत अपनी गरीबी को कम करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 में इंडिया में 64 करोड़ लोग गरीब थे, जो टोटल पॉपुलेशन का आधे से अधिक था। लेकिन 15-16 में ये संख्या 36.9 करोड़ रह गई, यानी अभी गरीब कितने हैं देश में, 36.9 करोड़, और परसेंटेज ये बैठता है 27.9%। देखो मेंस में भी आप इन डेटा को कोट कर सकते हैं। जब निर्धनता पर कोई ऐसे लिखने के लिए आएगा या कोई क्वेश्चन जीएस मेन थर्ड में आएगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक भारत की निर्धनता 27.9% है, यानी इंडिया ने अपनी निर्धनता को, जो पॉवर्टी है, उसे काफ़ी बेहतर बनाने का काम किया है, और अपनी एक बहुत बड़ी आबादी को, जो विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, यानी जो गरीबी का दुष्चक्र है, उससे भारत बाहर निकालने में सफल रहा है। और डेटा ये बताता है कि 27.3 करोड़ लोगों को भारत ने गरीबी से बाहर निकाला है अपने विभिन्न योजनाओं के द्वारा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी होती है जिसे अंकटाड जारी करता है, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जारी करता है अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 आई है, और इस रिपोर्ट का जो थीम था इस बार वो था इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पेंडेमिक, इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पेंडेमिक। इसमें जो टॉप एफडीआई प्राप्त करने वाले देश हैं, देखिए अभी हमने एफडीआई की डेफिनेशन देखी। एफडीआई यानी ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो 10% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी में हिस्सेदारी करता है, उसे एफडीआई इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिया, $246 बिलियन। नंबर 2 पर चाइना रहा, $141 बिलियन। नंबर 3 पर सिंगापुर रहा। इंडिया को इस लिस्ट में 9th प्लेस मिला, तो भारत भी पीछे नहीं रहा, और लगातार भारत अपनी स्थिति को बेहतर कर रहा है ना। 2019 में इंडिया के टोटल जो एफडीआई इनफ्लो रहा $51 अरब का था। इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में जारी की गई 2020 की, और इसकी एनुअल बैठक में हुई। इसमें ये कहा गया कि अगले 10 साल में एनवायरनमेंट से रिलेटेड 5 बड़े रिस्क हैं। कौन कौन से, बाढ़ और तूफ़ान जैसी घटनाएं, इसी तरह क्लाइमेट चेंज वाली घटनाएं, इसी तरह जो डिज़ास्टर्स हैं, ज्वालामुखी है, सुनामी है, अर्थक्वेक वगैरह घटनाएं, इसी तरह जो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके नुकसान, और इस तरह से और डिज़ास्टर्स। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि अगले जो 10 साल है उसमें 5 रिस्क से विश्व को जूझना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। नेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। इसके आंकड़े जारी हुए हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के। इन आंकड़ों में देश में बर्थ रेट के बारे में बात की गई है, देश के मृत्यु दर यानी डेथ रेट के बारे में बात की गई है, देश में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यानी जो शिशु मृत्यु दर है उसके बारे में बात की गई है, और एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अर्थात मातृत्व मृत्यु दर के विषय में बात की गई है, मातृत्व मृत्यु दर। सबसे पहले हम डेटा पढ़ने से पहले इनकी शॉर्ट में जल्दी से एक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए बर्थ रेट यानी जन्म दर क्या होता है, 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, जितने लोगों का जन्म होता है, उसे जन्म दर यानी बर्थ रेट कहते हैं। जबकि इसी तरह एक साल में 1000 जनसंख्या पर जितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उसे डेथ रेट कहते हैं।
आईएमआर क्या है? देखिए, आईएमआर इन्फेंट किसे बोलते हैं? शिशु से बोलते हैं जिसकी आयु 28 दिन से बड़ी और 1 साल से छोटा हो। तो 1 साल में 1000 जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के जितने शिशुओं की डेथ हो जाती है उसे आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, अर्थात उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। एमएमआर क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? प्रति 1 लाख जन्मों पर, यानी 1 लाख संतानों को जन्म देते समय जितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है उसे एमएमआर कहते हैं, यानी मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। तो इस आंकड़े के बाद अब इन डेफिनेशंस के बाद अब हम डेटा देखते हैं। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन के इन आंकड़ों में ये बताया गया है कि 2018 में जो बर्थ रेट रहा है वो 20 रहा है। इसी तरह इस बर्थ रेट में बिहार में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है और सबसे कम बर्थ रेट है अंडमान निकोबार में। गांव में पहले की तरह ज़्यादा बर्थ रेट बना हुआ है और पिछले 10 साल की तुलना में जो बर्थ रेट है 11% कम हुआ है, ये कुछ डेटा है। तो आप यहाँ देखिए, मेन चीज़ याद रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट कहाँ का है? बिहार का। सबसे कम कहाँ का है? अंडमान का। नेशनल लेवल पर 2018 में बर्थ रेट कितना है? 20। इसी तरह जो डेथ रेट है वो फिलहाल 2018 में 6.2 है। छत्तीसगढ़ में डेथ रेट सबसे ज़्यादा है और दिल्ली में सबसे कम है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसी तरह ऑल इंडिया लेवल पर डेथ रेट इतना है, ये हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईएमआर की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, यानी शिशु मृत्यु दर की, जिसका डेफिनेशन हमने भी पढ़ा। शिशु मृत्यु दर फिलहाल 32 है। इसी तरह सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में है, 48। ये कई सालों से एमपी रैंक 1 चल रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। और सबसे कम मोर्टेलिटी है शिशुओं की नागालैंड में। ऑल इंडिया लेवल पर ये डेटा है 32। तो ये डेटा है, तो इसको आप देख लेंगे टेलीग्राम के नोट्स में। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डेटा आप वहाँ डिटेल में देख लेना। और इसमें कुछ बातें हैं कि जो मातृ मृत्यु दर की बात की गई है एमएमआर की। एमएमआर में बताया गया है कि जो असम है वहाँ सबसे ज़्यादा है, फिर बिहार है, फिर एमपी है और यूपी में भी कम नहीं है, 197 है यूपी का प्लेस। नेक्स्ट इशू है, एक पोर्टल है, एक स्कीम है जो भारत सरकार ने लॉन्च की है। देखो, गवर्नमेंट जो है पिछले 6-7 सालों में कई सारी चीज़ों पर ध्यान दे रही है। जैसे जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं है उन्हें बैंकिंग की सुविधा देना, इस स्कीम का नाम रखा गया बैंकिंग द अनबैंक्ड। इसी तरह लोगों को सिक्योरिटी देना जो सिक्योर नहीं है, इसका नाम रखा गया सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। ये मोटिव्स हैं, उद्देश्य हैं सरकार के। इसी तरह फंडिंग द अनफंडेड। तो इसी तरह ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना। तो इसीलिए ये स्कीम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ये एक पोर्टल है, 13 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इसको जारी किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्होंने कहा कि जल्द ही देश भर के नागरिकों को फेसलेस अपील की सुविधा हो जाएगी। देखो, फेसलेस अपील का क्या मतलब है? जब कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केस हार जाता है, वहाँ भी केस चलते हैं, तो फिर वो उसकी अपील कहाँ करेगा? तो उसकी अपील अब ऑनलाइन होगी। फेसलेस का मतलब उसे किसी अधिकारी के सामने पेश नहीं होना होगा, किसी व्यापारी को, ताकि वो बिना डर के अपना कारोबार कर सके। तो ये स्कीम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। नेक्स्ट स्कीम है स्वामित्व। अब स्वामित्व हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि वर्तमान सरकार प्रतीकों पर बहुत अधिक बल देती है, जिसके अंतर्गत एक ऐसा शब्द गढ़ा जाता है जिसको इंग्लिश में उसका एक एक्रोनिम बना लेते हैं या उसकी फुल फॉर्म बना लेते हैं। तो स्वामित्व योजना इसी कड़ी का एक पार्ट है। स्वामित्व की फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। इसका अर्थ ये है कि अब जिनके पास संपत्ति है उन्हें संपत्ति का एक कार्ड मिलेगा। स्वामित्व कहते हैं मालिकाना अधिकार को। तो स्वामित्व योजना मिलेगी, उनके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक लिंक आएगा और वहाँ से वो अपना प्रॉपर्टी कार्ड उनको मिलेगा, डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक योजना है जिसमें लैंड रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। अब ये जो स्कीम है इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। यूपी में इस स्कीम का नाम रखा गया घरौनी, ये याद रखना। देखिए, खसरा और खतौनी अलग चीज़ है, जबकि घरौनी जो नाम दिया गया है ये अलग अलग बात है। तो उत्तर प्रदेश में इस रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी के स्कीम को नाम दिया गया घरौनी। नेक्स्ट इन दिनों चर्चित शब्द है फास्टैग। भारत में इस समय इंफ्रा पर काफ़ी काम चल रहा है।
और इंफ्रा के इस डेवलपमेंट में हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ का जाल बिछाया जा रहा है। तो टोल वसूली के लिए जगह जगह टोल प्लाज़ा लगाए गए हैं और वहाँ पर लंबे लंबे जाम लगते हैं अगर कैश काउंटर लगाए जाएंगे। तो भारत सरकार ने इसके लिए फास्टैग जैसा जो ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम है उसको शुरू किया है और 1 जनवरी 2021 से ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी 4 पहिया गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, उन सब के लिए ये अलाउड है। अब देखो इससे क्या होगा, एक तो इससे डिजिटल मोड में जो जो अमाउंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा टोल प्लाज़ा पर। दूसरा, इससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नहीं लगेंगी। जब गाड़ियों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी तो ऑयल का कंजम्पशन कम होगा, डीजल और पेट्रोल की लाखों लीटर की बचत होगी और फिर समय की भी बचत होगी क्योंकि वहाँ पर कैश के लिए झाम से मुक्ति मिलेगी। तो इसे इसे अप्लाई कौन कर रहा है, इस पेमेंट का मीडिएटर कौन है? तो जो NPCL है, NPCL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, NPCI ऑफ इंडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसको डील कर रहा है। तो आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से इसको रिचार्ज कर सकते हैं। और इससे एक और बात होगी, जैसे अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो दिल्ली और मेरठ जो एक्सप्रेस वे है ये स्टार्ट हो गया है। और आज के ये डेटा न्यूज़पेपर में था, इकोनॉमिक टाइम्स ये बताता है कि 50,000 गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी हैं एक दिन में। तो ये डेटा कैसे मिला? तो फास्टैग से डेटा मिला है। तो जब फास्टैग होगा तो फास्टैग से गाड़ियों की आवाजाही पर भी निगाह रखी जा सकेगी, क्योंकि फास्टैग कनेक्ट होता है गाड़ी के नंबर से, गाड़ी के नंबर से ये अटैच होता है। तो पूरा सटीक रिकॉर्ड होगा कि कौन सी गाड़ी कहाँ से गुजर रही है। अभी तक हम ये पढ़ते रहे हैं एग्रीकल्चर में कि MSP सभी फसलों पर नहीं दिया जाता, ख़ास तौर से जो एग्रीकल्चर में जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं उन पर MSP नहीं आता है। लेकिन केरल ने सब्जियों के लिए भी MSP जारी कर दिया और इस तरह केरल मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला सब्जियों में पहला स्टेट हो गया है। सरकार ने कहा है कि जो बेस प्राइस होगा, यानी जो लागत आएगी किसी सब्ज़ी को उगाने की, उसकी लागत पर 20% जोड़कर हम सब्जियों का MSP देंगे, ताकि अगर सब्जियों की कीमत बाज़ार में कम जाएगी तो हम उसकी लागत से 20% पर उसको उठा लेंगे, ताकि किसानों को नुकसान ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक पहल है केरल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है जनधन, आधार और मोबाइल। ये त्रिमूर्ति है, एक त्रिमूर्ति मतलब इसमें 3 चीज़ें हैं। जनधन खाता है, तो जनधन खाते को जोड़ा गया है आधार से और इसको जोड़ा गया है मोबाइल से, ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सीधा मिले बेनिफिशियरी को, बीच में लीकेज ना हो, यानी कोई उसके पैसे को खा ना जाए। तो इसी का नाम है जेम ट्रिनिटी और इसका जो टाइटल रखा गया है वो रखा गया वाइपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर आँख से आंसू पोंछना। तो जेम ट्रिनिटी ये है, यानी जनधन से आधार अटैच होना। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, देखिए बिना किसी शर्त के किसी देश के सभी लोगों को एक मिनिमम इनकम देना, मंथली कोई स्टाइपेंड देना। जैसे इसका जो समकक्ष उदाहरण आप समझ सकते हैं, जो बाइडेन ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने हर अमेरिकी को कहा कि हम कुछ डॉलर्स आपको हर महीने देंगे। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने बजट बनाया, तो वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ही एक उदाहरण है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसी से रिलेटेड है कि ये जो सामाजिक स्थिति है या जो लोगों की गरीबी है, बिना उसका ध्यान रखते हुए लोगों को एक मिनिमम अमाउंट देना, सीधा उनके खाते में रकम ट्रांसफ़र करना। IGX क्या है? IGX एक नेचुरल गैस एक्सचेंज है, इंडियन गैस एक्सचेंज। देखो ये एक्सचेंज है और यहाँ पर कमोडिटीज़ डील को, यानी गैस को डील किया जाएगा फ्यूचर और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। यानी जिस तरह से शेयर मार्केट में सेल और परचेज़ होते हैं कमोडिटीज़ के, शेयर्स के, तो उसी तरह जो गैस है उस गैस को भी सेल परचेज़ किया जाएगा। और ये कैसे होगा? ऑनलाइन। तो इसी के लिए एक्सचेंज बना है IGX और इसने काम करना शुरू कर दिया है 15 जून 2020 से। इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? इसमें लेन देन किया जा सकेगा गैस का, और ये कमीशन भी रखा गया है 5 रुपये पर यूनिट या 7 रुपये पर यूनिट।
तो IGX इम्पॉर्टेंट है। क्या है? तो इंडियन गैस एक्सचेंज है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान आया है। सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि देश के हर नागरिक को जो फाइनेंस की धारा चल रही है उसमें समावेशित होने का मौका मिलना चाहिए। तो इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। यानी हर बंदे का अकाउंट होना चाहिए, हर बंदे का आधार अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा ऑनलाइन उसको मिल पाए। तो इस तरह की योजनाओं को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जा रहा है। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये कैसे किया जाएगा? इसके लिए FSDC ने एक प्लान दिया है। FSDC क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इस पर थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ आपको। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन है, वित्त मंत्रालय के अंडर में काम करती है। 2010 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसे बनाया गया था, एक कार्यपालिका के आदेश से। और जो रघुराम राजन कमेटी आई थी, रघुराम राजन जो RBI के रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, तो सन 2008 में इनकी अध्यक्षता में कमेटी आई थी। इसने ये सिफारिश की थी कि FSDC नाम की बॉडी बनाई जाए। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? FSDC के देश के वित्त मंत्री। तो निर्मला सीतारमण जी इस समय इसकी अध्यक्ष हैं। और इसका पर्पस क्या, इसे बनाया क्यों गया था? देखिए, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि देश में वित्तीय स्थिरता स्थापित रहे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इसको बनाया गया था। अब मूल मुद्दे की तरफ लौटते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो नेशनल एक एक्शन प्लान है उसे FSDC ने रेकमेंड किया है। और पूरी दुनिया में जिस तरह से जो गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम हैं उसमें ऐसा माना गया है कि वित्तीय समावेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले कर सकता है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो रोज़गार का सृजन है उसे बढ़ावा दिया जाएगा, और हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग की पहुंच बढ़ाई जाएगी। बैंकिंग द अनबैंक्ड, अभी हमने पढ़ा था, सरकार का कई सारे उद्देश्य चल रहे हैं जिसमें एक उद्देश्य है बैंकिंग द अनबैंक्ड, यानी जिनके पास बैंकिंग की सुविधा नहीं है उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। तो ये FSDC का रिकमेंडेशन किया हुआ एक प्लान है जिसे नाम दिया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन की नेशनल पॉलिसी। देखिए, वर्चुअल करेंसी इस समय काफ़ी दुनिया में काफ़ी चर्चा में है, और सबसे ज़्यादा जो वर्चुअल करेंसी चर्चा में है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन ने जब से लॉन्च हुआ था, एक जापानी व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया था, अपनी सफलता के और अपनी महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो बिटकॉइन क्या है ये डिटेल में आप गूगल कर लीजिएगा, फ़िलहाल हम मुद्दे से भटक जाएंगे। भारत में अभी बिटकॉइन जैसी जो वर्चुअल करेंसी हैं इनको RBI ने अलाउड नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI, इन्होंने एक रिट लगाया था। तो इनकी रिट पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, और वर्चुअल करेंसी पर जो बैन लगाया था RBI ने उसे कहा कि इसका ये अनावश्यक है, और उसको गलत ठहराया, और ये कहा कि इसको आप इस बैन को ठीक नहीं है ये। तो अब देखिए, देश में वर्चुअल करेंसी यानी बिटकॉइन जैसी करेंसी में ट्रेड करना अब संभव हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि जो आपका जो शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मार्केट है, तो वहाँ या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से न्यूज़ है कि शीघ्र ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिटकॉइन में डील करेगा। यानी किसी को सेल परचेज अगर करना होगा बिटकॉइन, तो NSE शीघ्र ही ऐसी सुविधा शुरू करने जा रहा है। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, भारत सरकार ने बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री को परमिशन दी है ताकि उनकी कॉस्टिंग कम हो जाए। पहले बैटरी के साथ बिकना आवश्यक था। इसी तरह एक और न्यूज़ है, जो मार्केट कैप के हिसाब से एप्पल दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई है। एप्पल का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1.82 ट्रिलियन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? किसी कंपनी के जो टोटल शेयर्स होते हैं उसको शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर। तो MCAP कितना है एप्पल का? $1.82 ट्रिलियन। अभी तक ऐसा माना जाता था कि जो सऊदी सरकार की अपनी कंपनी है, ऑयल कंपनी जिसका नाम है अरेमको, कि अरेमको दुनिया की सबसे कीमती कंपनी है, लेकिन एप्पल ने अरेमको को भी पीछे छोड़ दिया। अब
जो अरामको है, अरामको जो है, इसका मार्केट कैप 1.760 ट्रिलियन डॉलर था, लेकिन एप्पल का इससे ज़्यादा है। इंडिया या कोई भी देश अपने माल एक्सपोर्ट भी करता है और माल इंपोर्ट भी करता है, तो इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं व्यापारिक साझेदारी। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो इस समय अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कभी चाइना होता था, अभी अमेरिका है। और ये डेटा जो है कितना का व्यापार हो रहा है दोनों देशों के बीच में, 88.75 बिलियन डॉलर का भी है। नेक्स्ट जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, उनकी नई डेफिनेशन अब आई है। उनकी नई डेफिनेशन में कहा गया है माइक्रो में कि जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली जो कंपनी है उसे माइक्रो इंडस्ट्री माना जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ या उससे 1 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट से बनने वाली कंपनी और सालाना 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनी को स्मॉल इंडस्ट्री माना जाएगा। मीडियम इंडस्ट्री किसे मानेंगे? जो 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो जिसमें, और 50 करोड़ से कम का हो, और 250 करोड़ यानी 250 करोड़ से कम का टर्नओवर होगा तो उसे मीडियम एंटरप्राइजेस माना जाएगा। तो ये नई डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो भारत स्टेज 6 पैमाना है, ये गाड़ियों के लिए अब कंपलसरी कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 से। और BS6 वाली जो गाड़ियाँ होंगी उनमें नंबर प्लेट में 2 कलर होंगे, एक ग्रीन और एक नारंगी यानी ऑरेंज। जो ग्रीन कलर की प्लेटेड वाले जो गाड़ियाँ होंगी वो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होंगी, और जो ऑरेंज कलर से चलने वाली गाड़ियाँ होंगी वो डीजल वाली गाड़ियाँ होंगी। तो इसमें ये नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर चौड़े हरे रंग की पट्टी लगाना कंपलसरी होगा पेट्रोल और CNG वाले 4 व्हीलर्स में, और डीजल 4 व्हीलर्स में ऑरेंज कलर की जो एक शीट होगी वो लगाना ज़रूरी होगा। कोऑपरेटिव बैंक अभी तक RBI के सबऑर्डिनेशन में नहीं आते थे, लेकिन अब आ गए हैं क्योंकि लोगों के अरबों खरबों रुपये जमा हैं इसलिए। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल लेबर्स का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल लेबर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जो मुद्रास्फीति को नापता है एक तरह से, तो इसका बेस ईयर 2016 हो गया है। अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जो जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी हुई है वो बस इसको समझ लें। नेक्स्ट एक छोटा सा डेटा है इंडियन इकोनॉमी के बारे में कोरोना पीरियड में, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी चेंज हुई है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी आज की डेट में है, और जो इन्फ्लेशन है इंडिया का, यानी जो महंगाई की दर है, वो 2014 से 19 के दौरान 4.5% की एवरेज रेट से बढ़ी है। और जो एवरेज इसका वृद्धि दर रही है इंडिया में, जो GDP की जो ग्रोथ रेट रही है वो 7.4% रही है। तो इन्फ्लेशन की एवरेज इतना और GDP का एवरेज इतना। इसी तरह हमने पढ़ लिया था कि किस तरह पॉवर्टी लाइन से इंडिया ने करोड़ों लोगों को बाहर निकाला है, FDI इंडिया का बढ़ा है, और जो डेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो भी कम हुआ है, घटा है। पहले 52.2% था और मार्च 2019 के अकॉर्डिंग 48.7% है। जो कोल माइनिंग है उसमें प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दी गई है। पहले केवल सरकारी कंपनी ही कोल माइनिंग कर सकती थी, यानी कोल इंडिया लिमिटेड था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है कोयले के खदाने में कारोबारी। नेक्स्ट है डेडिकेटेड रेल फ्राइट कॉरिडोर। देखो, जो डेडिकेटेड रेल फ्राइट कॉरिडोर है, इसमें इंडिया में ऐसा रेल मार्ग बिछाया जाएगा जहां सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, और अभी मालगाड़ी के लिए इसमें फ्राइट कॉरिडोर में डबल ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। एक तो ईस्टर्न में और एक ईस्टर्न में और एक वेस्टर्न में। ईस्टर्न में दादरी से मुंबई तक, और वेस्टर्न में बंगाल से लुधियाना तक ये जाएगा। तो इसमें 2 ट्रैक, डबल ट्रैक होंगे। गाड़ियों की स्पीड 100 से कम नहीं होगी। आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग ट्रैक होगा। तो इससे जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उन पर दबाव नहीं पड़ेगा, और गाड़ियाँ जो ट्रेन्स हैं वो टाइमली आ जाएंगी, क्योंकि माल गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बन जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ट्रैक बन रहा है ये इस तरह से बनाया जा रहा है, इतना हैवी बना रहे हैं तक, क्योंकि माल गाड़ियों का लोड जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो ये वहन कर सके, ऐसा ट्रैक बना रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने इसमें लोन भी दिया है। तो इसके लिए एक यूनिट को गठित किया है सरकार ने, जो रेल मंत्रालय के अंडर में है,
उसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, अभी हमने पढ़ा था कि फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं, और वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग है उसके मुखिया हैं श्री NK सिंह। तो इस 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को जो इंसेंटिव मिलेंगे, जो अनुदान मिलेंगे, वो अनुदान 4 प्रमुख थीम्स पर आधारित होंगे। 4 थीम्स पर आधारित होंगे। जैसे पहला, सामाजिक क्षेत्र यानी सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में जैसे हेल्थ और एजुकेशन, इस पर अनुदान दिए जाएंगे, यानी जो बेहतर करेगा जो राज्य हेल्थ और एजुकेशन में, उसे ज़्यादा अनुदान मिलेगा। दूसरा थीम है रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का फोकस होगा एग्रीकल्चर की बेहतरी पर, और जो रूरल रोड्स हैं, ग्रामीण सड़कें, उनके मेंटेनेंस पर। तीसरी अनुदान देगा वित्त आयोग, तीसरी जो थीम है वो गवर्नेंस के बेसिस पर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के, यानी प्रशासनिक सुधार और शासन व्यवस्था पर। इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगी जुडिशरी कैसी है वहाँ की, स्टेट्स आंकड़े कैसे हैं, और उभरते हुए ज़िले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसे हमने नेशनल इशू में पढ़ा था, जो ब्लॉक्स हैं वहाँ कैसी स्थिति है। इसी प्रकार जो चौथी थीम है वो पावर सेक्टर के लिए है, ऊर्जा क्षेत्र के लिए। इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 8 क्षेत्र हैं। वित्त आयोग की इन सिफारिशों को केंद्र ने माना है, और ये जो 8 क्षेत्र हैं, इन 8 क्षेत्रों के लिए 4 थीम हैं, और 4 थीम के अंदर ये 8 सेक्टर हैं। इनके लिए अगले 5 सालों में इतने करोड़, 1,29,987 करोड़ रुपए की सिफारिश है। और वो बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि 41% का योगदान देगा ये 15वां वित्त आयोग। 14वें ने 42% दिया था। नेक्स्ट, बस आज हम इतना ही करेंगे। इसका अगला इशू है हमारा जो और इंडेक्सेस हैं, उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में करें। नेक्स्ट सेशन में इकोनॉमी को समाप्त कर लेंगे। थैंक यू।